हमारे चैनल में। तो पूरे देश में साजिश के तहत कोरोना फैलाने वाले और सरकार को गुमराह करने वाले तबलीगी जमातियों पर मोदी सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए जमात में शामिल 2500 विदेशी मौलवियों की भारत यात्रा पर 10 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। तो इन सभी जमातियों ने टूरिस्ट वीजा पर आकर भारत में धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए धार्मिक कार्यक्रम में भाग लिया था और ये कोई पहली बार नहीं हुआ था। इससे पहले भी इसी तरह से वीजा के मापदंडों का उल्लंघन करते रहे हैं, लेकिन इस बार सरकार ने बड़ा शिकंजा कसा है क्योंकि भारत के कानून को मजाक समझने वाले और मजाक बनाने वाले लोगों पर अब सरकार सख्ती से पेश आ रही है और ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि टूरिस्ट वीजा पर आकर ये धर्म के प्रचार और प्रसार के नाम पर ये आखिर किन किन गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं। यहाँ तक कि आतंकवाद में भी ये लिप्त पाए गए हैं। किस तरीके से दिल्ली हिंसा में इनका नाम सामने आया और वहीं पर जिस तरीके से पूरे देश में इन्होंने कोरोना वायरस फैलाया और मस्जिदों में छिपे हुए मिले, साथ में ही जब इनको खोजने के लिए पुलिस टीम और मेडिकल टीम जा रही थी उस पर भी हमला कर रहे थे। किस तरीके से ये देखा गया कि इन्होंने अपनी जानकारी छुपाई, यहाँ से भागने की फिराक में ये थे और कई बार इनकी कोशिशें भी नाकाम की गई। तो किस तरीके से ये टूरिस्ट वीजा पर आकर देश में देश विरोधी गतिविधियों में ये शामिल पाए जाते थे। तो इस पर यह सवाल पहले से ही उठता रहा है, आखिर इनको मान्यताएं क्यों दी जा रही थी। लेकिन अब सरकार इस बात को लेकर सख्त है और गृह मंत्रालय ने सख्त आदेश दे दिया है कि अब इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि भारत का कानून अगर कोई उसका मजाक बनाता है, अगर मजाक समझता है, तो ये देश की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा साबित हो सकता है। क्योंकि ये संगठन किस तरीके से आतंकवाद में लिप्त पाया गया, जिस तरीके से ये मामला सामने आया कि दिल्ली हिंसा में इनका नाम जो सामने आया, अगर दिल्ली हिंसा को कहीं से अंजाम दिया गया तो वो राजधानी स्कूल और ताहिर हुसैन का घर था। तो राजधानी स्कूल का मालिक फैजल फारूक, जिसका संपर्क मौलाना साद से आया था और ये निजामुद्दीन मरकज के ही मुख्य हैं। किस तरीके से ये समाज, ये जो तबलीगी समाज और तबलीगी संगठन है, किस तरीके से दिल्ली हिंसा में इसकी भूमिका सामने आई है। तो इससे ये साफ हो गया है कि वीजा मापदंडों के उल्लंघन के साथ साथ इन्होंने दिल्ली हिंसा को भी अंजाम दिया। साथ में कोरोना वायरस जिस तरीके से इन्होंने फैलाया, उसमें गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया गया था कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन अब ये साथ में ये भी सवाल उठता है कि इनकी पूरी तरीके से जांच की जाए कि आखिर इनको मान्यता कौन दे रहा था और इतने दिनों से ये आकर यहाँ पर कर क्या रहे थे। ये देश के कानून का मजाक बनाकर इन्होंने रखा हुआ था, उसकी भी जांच हो। और जिस वक्त आपको पता होगा कि जिस वक्त पूरे देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या कम थी, उस वक्त निजामुद्दीन मरकज में किस तरीके से ये साजिश के तहत इकट्ठा हुए। और इस प्रदेशों की बात करें तो यहाँ पर घूम घूम कर इन्होंने कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ाई और किस तरीके से अपनी पहचान भी छुपाई। तो ये जघन्य अपराध इन्होंने किया था और जिसकी वजह से आज इन पर कार्रवाई की जा रही है। ऊपा के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन साथ में ही जिन लोगों ने वीजा मापदंडों का उल्लंघन किया था, उससे पहले भी अप्रैल में गृह मंत्रालय ने 960 लोगों के वीजा रद्द कर दिए थे, साथ में उन पर प्रतिबंध भी लगाया था। अब ये देखना होगा कि तबलीगी जमात के 960 विदेशी नागरिकों को ब्लैकलिस्ट करने के बाद अब मोदी सरकार ने 2500 जो विदेशी मौलवी थे जो मरकज में शामिल हुए थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इससे ये साफ नजर आता है कि जो लोग भी देश के कानून का मजाक उड़ा रहे थे और सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ कर रहे थे, उन पर सरकार कितना सख्त है। और अप्रैल माह में जिस तरीके से 960 जो मरकज में शामिल हुए विदेशी मौलवी थे उन पर प्रतिबंध लगाने के साथ और वीजा रद्द करने के साथ ही गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस व अन्य राज्यों के पुलिस से अपने अपने क्षेत्र में रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम और विदेशी नागरिक अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के लिए कहा था। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने जघन्य अपराध किया था और पूरे देश में अलग अलग प्रदेशों में 20 प्रदेशों में ये खबरें आई थी, सरकारी एजेंसियों ने यह खुलासा किया था कि किस तरीके से साजिश के तहत इन्होंने कोरोना वायरस फैलाया है, उसमें गृह मंत्रालय ने सख्ती बरतते हुए ये आदेश दिया था। तो दिल्ली के निजामुद्दीन में जो कार्यक्रम इन्होंने आयोजित किया था उसमें हिस्सा लेने वाले 1300 विदेशी नागरिकों की पहचान पहले ही कर ली गई थी। इसमें अमेरिका, फ्रांस और इटली के मौलवी शामिल थे। इनकी पहचान कर इन्हें क्वारंटाइन भेजा गया था और निजामुद्दीन पश्चिम में तबलीगी जमात मरकज कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट बनकर सामने आया था
और इस वजह से ही पूरे क्षेत्र को सील भी करना पड़ा था। और कई सरकारी एजेंसियों ने अपनी जांच में पाया था कि 9000 से ज्यादा तबलीगी जमात के भारतीय सदस्यों ने देश के 20 राज्यों में कोरोना संक्रमण को फैला दिया था। तो ये तबलीगी जमात देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। एक साजिश के तहत इन्होंने कोरोना वायरस फैलाया। दिल्ली हिंसा में जिस तरीके से इनका नाम सामने आया कि जो मौलाना साद हैं, उनका नाम, उनका संपर्क जो था वो फैजुल फारूक से सामने आया, जो राजधानी स्कूल के मालिक हैं और दिल्ली हिंसा में मुख्य भूमिका में थे। और वहीं पर अब दिल्ली हिंसा में ताहिर हुसैन पर जब शिकंजा कसा जा चुका है, जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं कि मास्टरमाइंड, दिल्ली हिंसा का मास्टरमाइंड जो ताहिर हुसैन था, जिसने करोड़ों रुपए उन दंगाइयों को बांटे जिन्होंने दिल्ली हिंसा को अंजाम दिया, उनका समर्थन अमानतुल्ला खान कर रहे हैं। अमानतुल्ला खान का कहना है कि दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में ताहिर हुसैन को दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड बनाया है, जबकि पूरा देश जानता है कि दंगे किसने कराए। असल दंगाइयों से अभी तक पुलिस से पूछताछ तक नहीं हुई है। मुझे लगता है कि ताहिर हुसैन को सिर्फ मुसलमान होने की सजा मिल रही है। तो यहाँ पर अमानतुल्ला विक्टिम कार्ड किस तरीके से खेल रहे हैं, क्योंकि ताहिर हुसैन पर जो बड़े खुलासे हुए हैं, किस तरीके से जो सुरक्षा एजेंसियां खुलासे कर रही हैं, जिसमें यह साफ हो गया है कि दिल्ली हिंसा का जो मास्टरमाइंड था वो ताहिर हुसैन। यहाँ तक कि जिस वक्त दिल्ली हिंसा हुई उस वक्त भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे कि किस तरीके से ताहिर हुसैन दिल्ली हिंसा में लिप्त थे, किस तरीके से एक साजिश और षड्यंत्र के तहत दिल्ली हिंसा को अंजाम दिया गया था। ताहिर हुसैन के घर में जो सबूत मिले थे वो काफी थे सब कुछ बयां करने के लिए, जिस तरीके से एसिड से लेकर पेट्रोल बम से लेकर जिस तरीके से भारी मात्रा में पत्थर और गुलेल उनके घर में मिली थी, ये साबित हो गया था कि किस तरीके से साजिश के तहत दिल्ली हिंसा को अंजाम दिया गया। और वहीं पर जो खुलासे हो रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली हिंसा को अंजाम दिया गया था, ये कहा गया था कि जब ट्रंप आएंगे उस वक्त कुछ बड़ा किया जाएगा। और ताहिर हुसैन ने पूरी दिल्ली हिंसा में ताहिर हुसैन और फैजुल फारूक जैसे, उमर खालिद जैसे लोगों ने किस तरीके से दिल्ली हिंसा को अंजाम दिया और ताहिर हुसैन ने किस तरीके से दंगाइयों को पैसे बांटे। और उसके बाद भी आम आदमी पार्टी किस तरीके से उनका समर्थन कर रही है, उनको सपोर्ट कर रही है। तो यहाँ पर केजरीवाल का भी पर्दाफाश हो रहा है, इनका चेहरा बेनकाब हो रहा है कि किस तरीके से ये दिल्ली दंगाइयों का समर्थन कर रहे हैं। केजरीवाल को तुरंत अमानतुल्ला को पार्टी से बाहर करना चाहिए, क्योंकि दंगाइयों का समर्थन करने वाले भी दंगाई होते हैं। और किस तरीके से ये सिर्फ और सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलकर ये लोगों को बरगलाना चाह रहे हैं और ये साबित करना चाह रहे हैं कि ताहिर हुसैन निर्दोष है, क्योंकि सबको पता है कि कितना जघन्य अपराधी ताहिर हुसैन है जो दिल्ली हिंसा का मास्टरमाइंड था। और वहीं दूसरी बड़ी खबर है गुजरात से। गुजरात में 2 विधायकों ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। तो इससे पहले 5 विधायकों ने गुजरात में इस्तीफा दे दिया था और अब 2 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। और एक विधायक के इस्तीफे की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन संदेह है कि वो भी इस्तीफा दे सकता है। तो ये राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में बड़ी फूट सामने आई है, क्योंकि आपको पता है कि 103 विधायक बीजेपी के हैं और 4 सीटों पर गुजरात में राज्यसभा में चुनाव होने वाला है जो 19 जून को होगा। और यहाँ पर कांग्रेस दावा कर रही थी कि 2 सीटें कांग्रेस की होंगी, लेकिन अब कांग्रेस के पास 2 सीटें नहीं होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि 5 विधायकों के इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस के 68 विधायक बचे थे, लेकिन अब 2 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। यानी कि अब गुजरात में 66 विधायक कांग्रेस के बचे हैं। एक राज्यसभा सीट को जीतने के लिए 35 विधायकों की जरूरत होती है, लेकिन अब कांग्रेस के पास सिर्फ और सिर्फ 66 विधायक हैं और वहां पर एक और विधायक के इस्तीफा देने की खबरें आ रही हैं। अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस पर संदेश बना है। तो ये कितना बड़ा झटका कांग्रेस के लिए है कि किस तरीके से जो वो दावे कर रही थी कि 2 सीटों पर वो चुनाव जीत लेगी, लेकिन अब उसकी जीत खतरे में। और तो अब उसे 2 सीटें भी गुजरात में नहीं मिल रही है। तो ये सोनिया गांधी के लिए कितना बड़ा झटका है कि वो 2 सीटों का दावा कर रही थी, लेकिन अब वहां पर उनके विधायक जिस तरीके से इस्तीफा दे रहे हैं, अब उनके पास 2 सीटें भी जीतना मुश्किल हो गया है, यहां तक कि अब नामुमकिन है।